प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस लॉ, इसमें अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था एजेंसी अनुबंध का। तो लास्ट टर्म पर जब अपन ने अध्ययन किया था तो उसमें अपन ने पढ़ा है कि एजेंसी क्या होती है, किसे कहते हैं और इसकी स्थापना किन किन तरीकों से हो सकती है। तो एजेंसी के अर्थ में अपन ने ये देखा कि ये दो पक्षकारों के बीच का एक वैधानिक संबंध है। दो पक्षकार कौन कौन से हैं? एक तो नियोक्ता है जिसको अपन प्रिंसिपल बोलते हैं और दूसरा एजेंट है। एजेंट जो है अपने नियोक्ता की ओर से नियोक्ता के लिए कोई व्यवहार करने के लिए, कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो जो नियुक्त कर रहा है वो नियोक्ता है, प्रिंसिपल है, और जिसे नियुक्त किया गया है वो एजेंट है। एजेंट स्वयं अपने नाम से कोई कार्य, व्यवहार या सौदे नहीं करता है, बल्कि वो अपने मालिक, अपने नियोक्ता के लिए करता है। और उस सौदे में जो भी फायदा या नुकसान, लाभ हानि जो कुछ भी होता है वो नियोक्ता का ही होता है। एजेंट को तो जो भी उसने कार्य किया है उसे कोई पारिश्रमिक, शुल्क, दलाली, कमीशन, जो कुछ भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, वो प्राप्त करने का अधिकार होता है अगर एजेंसी प्रतिफल वाली है तो। क्योंकि एजेंसी जो है वो प्रतिफल वाली भी हो सकती है और बिना प्रतिफल के भी हो सकती है। फिर एजेंसी में की स्थापना किस किस तरीके से हो सकती है, तो उसके 4-5 तरीके अपन ने लास्ट टर्म पर देखे थे। देखिए, आज इसमें अपन और एक आध टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला तो आता है एजेंट के अधिकारों का विस्तार, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी। देखिए, इसका मतलब यह है कि एजेंट को क्या क्या कार्य करने का अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि उसका नियोक्ता जो है वो अपने एजेंट को कोई काम सौंपता है। तो उस काम को पूरा करने के लिए एजेंट क्या क्या कार्य कर सकता है, वो ही एजेंट के अधिकारों का विस्तार है, यानी एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी है। तो एजेंट के अधिकारों का विस्तार इस बात पर निर्भर करता है कि एजेंट किन परिस्थितियों में काम कर रहा है। देखिए, अगर सामान्य परिस्थिति है, सामान्य परिस्थिति से मतलब है कि सब कुछ हिसाब से चल रहा है, एजेंट अपने नियोक्ता के संपर्क में रहता है, उससे मार्गदर्शन, परामर्श प्राप्त कर सकता है, यानी सारी स्थिति सामान्य है, जैसी हमें उम्मीद आशा थी उसी के अनुरूप सारी व्यवस्था चल रही है, तो इसको हम सामान्य परिस्थिति मानते हैं। तो सामान्य परिस्थिति में एजेंट के अधिकार जो हैं वो सीमित होते हैं। सीमित से तात्पर्य ये है कि एजेंट को जो कार्य सौंपा गया है उस सौंपे गए कार्य को ही पूरा करने से संबंधित कार्य वो कर सकता है, यानी उससे संबंधित ही उसको अधिकार होते हैं, उससे ज़्यादा उसको अधिकार प्राप्त नहीं होते। दूसरी परिस्थिति आती है संकटकालीन अवस्था। संकटकालीन यानी इमरजेंसी सिचुएशन। देखिए, संकटकालीन अवस्था हम उसको मानते हैं जहां एजेंट अपने नियोक्ता से संपर्क नहीं कर सकता हो, या संपर्क करने का प्रयास, कोशिश कर रहा हो, लेकिन नियोक्ता से संपर्क नहीं हो पा रहा हो, और तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता हो, यानी एजेंट जो है वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकता है, इंतज़ार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि अगर उसने तुरंत निर्णय नहीं लिया तो नुकसान हो सकता है, क्षति हो सकती है। तो इसको हम संकटकालीन अवस्था मानते हैं। तो नियम या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि संकटकालीन अवस्था में एजेंट के अधिकार जो हैं ये विस्तृत हो जाते हैं। विस्तृत होने का मतलब ये है कि इस परिस्थिति में देखिए, जब आप अपने नियोक्ता से संपर्क नहीं कर सकते तो कानून ये कहता है कि एजेंट को वो सारे कार्य करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है जो एजेंट उस परिस्थिति में उपयुक्त समझता है। यानी परिस्थिति के अनुरूप अगर उसको लगता है
कि अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो मेरे नियोक्ता का नुकसान कम हो सकता है या समाप्त हो सकता है, तो एजेंट वो कार्य भी कर सकता है। हालांकि सामान्य परिस्थिति में एजेंट को उस कार्य को करने का अधिकार नहीं है, लेकिन संकटकालीन अवस्था में अगर उसका इंटेंशन अच्छा है, साफ है, यानी वो वाकई में अपने नियोक्ता को हानियों से बचाना चाहता है, तो वो जो कुछ भी कार्य करता है वो सारे कार्य वैध माने जाते हैं और एजेंट को हम ये मानकर चलते हैं कि वो सारे कार्य करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि सामान्य परिस्थिति में एजेंट के अधिकार सीमित हैं, कम हैं, लेकिन संकटकालीन अवस्था में एजेंट के अधिकारों का विस्तार हो जाता है। फिर अगला इसमें एक टॉपिक आता है सब एजेंट का, या इसको अपन अंग्रेजी हिंदी में उप एजेंट के नाम से जानते हैं। देखिए, सब एजेंट या उप एजेंट, इसका अर्थ समझिए आप कि ये कौन होता है, क्या होता है। देखिए, एक व्यक्ति, एक पक्षकार दूसरे व्यक्ति को अपना एजेंट नियुक्त करता है, जो अभी तक अपन ने देखा है। अब एजेंट अपने अधीन कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नियुक्त कर लेता है, यानी ए ने मान लीजिए बी को एजेंट नियुक्त किया और बी जो है वो अपने अधीन, अपने अंडर में कार्य करने के लिए सी को नियुक्त कर लेता है। तो ये जो सी पक्षकार है ये उप एजेंट के नाम से या सब एजेंट के नाम से जाना जाता है। ए ने बी को अपॉइंट किया, बी ने सी को अपॉइंट किया, तो यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एजेंट का एजेंट जो है वो उप एजेंट के नाम से जाना जाता है। यानी उप एजेंट की नियुक्ति करने पर पक्षकारों की संख्या जो है वो 2 से बढ़कर 3 हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले एक नियोक्ता है जिसने अपना एजेंट नियुक्त किया, तो 2 पक्षकार हुए, और फिर एजेंट ने अपना एक और एजेंट नियुक्त कर लिया जो उप एजेंट है, तो इस तरह से पक्षकारों की संख्या 3 हो गई। नियम ये कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि सामान्यतः उप एजेंट की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि एजेंसी अनुबंध जो है ये परम सद्विश्वास का अनुबंध माना जाता है। यानी जब ए आप पर बहुत अधिक भरोसा विश्वास करता है, इसीलिए वो बी को अपना एजेंट नियुक्त करता है। अब बी मान लीजिए उसी कार्य को संपन्न करने के लिए सी को नियुक्त कर लेता है, सी को ए जानता ही नहीं है, तो फिर ए का पर्पस जो है वो तो समाप्त हो जाता है, उसका उद्देश्य समाप्त हो गया। तो इसलिए कानून ये कहता है कि उप एजेंट की नियुक्ति सामान्यतः नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिनमें उप एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। वो परिस्थिति कौन कौन सी होती है? तो उसमें देखिए 4-5 बातें बताई गई हैं कि जब नियोक्ता ने अपने एजेंट को उप एजेंट नियुक्त करने का स्पष्ट अधिकार दे रखा है या गर्भित अधिकार दे रखा है, यानी अगर नियोक्ता आपको परमिट कर रहा है तो आप सब एजेंट नियुक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि अगर कार्य की प्रकृति ऐसी है कि कार्य जो है वो बहुत सामान्य प्रकृति का है, साधारण प्रकृति का है, जिसमें कोई विशेष योग्यता या चातुर्य आदि की आवश्यकता नहीं है, यानी हर कोई उस काम को आसानी से कर सकता है, तो अब उस काम को चाहे बी करे चाहे सी करे, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप सब एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। इसी तरह से अगर बाजार में ये प्रचलित प्रथा है कि हर कोई व्यक्ति उप एजेंट नियुक्त करता है, तो जब हर कोई व्यक्ति उप एजेंट नियुक्त करता है तो आप भी उप एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं। अगर बाजार का ट्रेडिशन परमिट करता है तो सब एजेंट जो है वो नियुक्त किया जा सकता है। और फिर कई बार जो है ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आपको उप एजेंट नियुक्त करना ही पड़ता है। कोई बात हो गई, एजेंट काम नहीं कर सकता है, कोई आकस्मिक घटना घटित हो गई, तो उस परिस्थिति में भी सब एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। अब देखिए, अगर कोई एजेंट उप एजेंट नियुक्त करता है
तो इसमें पक्षकारों की संख्या 2 से बढ़कर 3 हो गई। अब इन पक्षकारों के आपसी संबंध किस प्रकार के होंगे? तो देखिए, पहला तो ये है कि सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि उप एजेंट की नियुक्ति जो है वो वैध तरीके से की गई है या नहीं की गई है। अगर वैध तरीके से मतलब है कि ये जो अभी अपन ने 4-5 पॉइंट्स देखे थे उनके अधीन अगर उप एजेंट की नियुक्ति की गई है जब तो वो वैध मानी जाती है। तो अगर उप एजेंट की नियुक्ति वैध तरीके से की गई है तो ऐसी अवस्था में पक्षकारों के संबंध क्या होंगे कि उप एजेंट अपने समस्त कार्यों के लिए एजेंट के प्रति जिम्मेदार होगा, नियोक्ता के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। यानी सी जो है वो बी के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहां देखिए ए और सी इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, सीधा संबंध नहीं है। तो ए को भी अगर सी से कोई बात कहनी है तो वो बी के थ्रू कही जाएगी, और सी को भी अगर ए से कोई बात कहनी है तो वो भी बी के थ्रू ही कही जा सकती है। तो सी यानी उप एजेंट जो भी काम कर रहा है उसके लिए वो अपने नियोक्ता यानी बी के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। पहली बात, सी का कोई भी हिसाब किताब है, लेन देन है, वो सब वो बी को ही बताएगा, ए को नहीं बताएगा। इसी तरह से उप एजेंट के समस्त कार्यों के लिए उप एजेंट जो है अपने समस्त कार्यों के लिए एजेंट के प्रति जिम्मेदार है, और इसी तरह से हिसाब किताब के लिए भी वो इस बी से ही संपर्क कर सकता है, यानी एजेंट से ही संपर्क कर सकता है। इसी तरह से कमीशन आदि के संबंध में भी यही बात है। पारिश्रमिक के लिए वो नियोक्ता पर वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रखता है, केवल एजेंट पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी होती है कि जहां नियोक्ता जो है वो उप एजेंट को सीधे उत्तरदायी या जिम्मेदार ठहरा सकता है, जबकि उप एजेंट जो है वो जानबूझकर कोई बेईमानी करे या गड़बड़ी करे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों पक्षकार नियोक्ता और उप एजेंट केवल एजेंट के माध्यम से ही एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, बाकी उनमें डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता है। उप एजेंट अगर थर्ड पार्टी के साथ किसी अन्य पक्षकार के साथ कोई लेन देन या व्यवहार करता है तो उस व्यवहार के लिए नियोक्ता जिम्मेदार माना जाता है। क्यों? क्योंकि नियुक्ति जो है वो वैध तरीके से की गई है। अब मान लीजिए नियुक्ति वैध तरीके से नहीं की गई है और एक एजेंट ने अपने अधीन कार्य करने के लिए अन्य पक्षकार को नियुक्त कर लिया है, तो ऐसी अवस्था में कानून जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है और वो ये कहता है कि अगर नियुक्ति गलत या अवैध तरीके से की गई है तो ऐसी अवस्था में नियोक्ता की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, पहली बात। और जो एजेंट है यानी जिसने अपने अधीन काम करने के लिए दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर लिया है, वो ही उप एजेंट और अपने नियोक्ता के प्रति जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। थर्ड पार्टी के साथ जो भी इस प्रकार का एजेंट काम करता है उसमें नियोक्ता की हम कोई जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व नहीं मानते। यानी क्योंकि आपने गलत तरीके से कोई काम किया है तो सीधी सी बात है कि आप ही उसके लिए उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार है। नियोक्ता उसके लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं माना जाता है। तो ये तो बात हुई उप एजेंट की। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक और आता है, स्थानापन्न एजेंट। स्थानापन्न एजेंट या जिसको अपन कहते हैं सब्स्टिट्यूट एजेंट। पहले अपन ने पढ़ा सब एजेंट और ये है सब्स्टिट्यूट एजेंट। देखिए, सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि जब एजेंट अपने स्थान पर कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर देता है तो वो सब्स्टिट्यूट एजेंट कहलाता है। ए ने बी को अपॉइंट किया, अब बी जो है कुछ समय के बाद खुद हट जाता है और अपने स्थान पर सी को नियुक्त कर देता है, तो ये सी जो है ये सब्स्टिट्यूट एजेंट माना जाता है। यहाँ पक्षकारों की संख्या 2 ही रहती है,
फर्क इतना पड़ रहा है कि पहले बी एजेंट था, अब बी के स्थान पर सी एजेंट हो गया। तो अगर एजेंसी अनुबंध में नियोक्ता परमिट करता है तो एजेंट जो है वो सब्स्टिट्यूट एजेंट अपॉइंट कर सकता है, स्थानापन्न एजेंट अपॉइंट कर सकता है। और स्थानापन्न एजेंट अपॉइंट करने में एजेंट का कर्तव्य यही है कि वो पूरी सावधानी से किसी योग्य या सक्षम व्यक्ति को ही स्थानापन्न एजेंट नियुक्त करे। उसने अगर अपनी पूरी मेहनत से सही व्यक्ति को नियुक्त किया है तो फिर एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और नियोक्ता और स्थानापन्न एजेंट के संबंध ठीक उसी प्रकार के होते हैं जैसे कि नियोक्ता और एजेंट के होते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए वो ही दो ही पक्षकार हैं, सिर्फ व्यक्ति बदल गया है, तो इसलिए पक्षकारों के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ मुख्य बात हमको यही देखनी होती है कि स्थानापन्न एजेंट की नियुक्ति करने का अधिकार एजेंट के पास है या नहीं है। और एजेंट के पास अधिकार है और उसने सही व्यक्ति को नियुक्त किया। वो किसी गड़बड़ व्यक्ति को नियुक्त कर देता है जब तो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन अगर वो सही व्यक्ति को नियुक्त कर रहा है तो फिर एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई और नियोक्ता और स्थानापन्न एजेंट के मध्य ठीक उसी प्रकार के संबंध रहेंगे जैसे कि नियोक्ता और एजेंट के मध्य रहते हैं।